हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर 6 चल रहा है, चैप्टर 6 जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, आज के इस वीडियो में चैप्टर 6 का जो टॉपिक है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपघटनीय अभिक्रियाएं। ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो तक आपने संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को समझ लिया था, और आज हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है ना। तो विस्थापन का अर्थ आपको ध्यान होगा, विस्थापन का अर्थ होता है हटाना। ठीक है ना। अगर कोई भी लवण विलयन है किसी पदार्थ का, उस पदार्थ के लवण विलयन में से कोई भी तत्व आप मिलाते हो तो वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को वहाँ से हटा देता है, और ऐसी प्रक्रिया को हमने बोला था विस्थापन। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात की जाती है द्विविस्थापन की। तो द्विविस्थापन का अर्थ क्या होना चाहिए? द्विविस्थापन का मतलब होना चाहिए कि अभिक्रिया तो एक ही है, लेकिन उस अभिक्रिया के अंदर विस्थापन का जो कार्य होगा वो 2 बार होना है, इसीलिए तो इसको द्विविस्थापन बोलते हैं। और पहले जो हमने विस्थापन लिखी थी उसको हम एकल विस्थापन भी कह सकते हैं और विस्थापन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दो। लेकिन द्विविस्थापन में हमको ध्यान रखना है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी, उस अभिक्रिया में विस्थापन का कार्य 2 बार होना है। इसको चलो हम समझते हैं उचित उदाहरणों की सहायता से। तो सबसे पहले हम द्विविस्थापन को परिभाषित करते हैं। तो ये आपके पास अभिक्रिया नंबर 3 आ जाती है, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के मूलकों के परस्पर विनिमय से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिकों के मूलकों के परस्पर विनिमय से 2 नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है ना। जैसे बहुत ही साधारण सा उदाहरण आपके लिए यहाँ पर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो देखो, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवा देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो 2 यौगिक है, और इन दोनों यौगिकों के अंदर बड़े ध्यान से चेक करना, अभिक्रिया की परिभाषा के हिसाब से चलो, 2 यौगिक, पहला यौगिक दूसरा यौगिक के मूलकों के
अब देखो या यौगिक के मूलक देख लो, किसी भी यौगिक का अणु सूत्र जब बनाते हैं तो आप दो प्रकार के मूलकों का उपयोग करते हो, धन मूलक और ऋण मूलक। और सूत्र में हमको पता ही है, धन मूलक को पहले लिखते हैं, ऋण मूलक को पीछे लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका धन मूलक तो ये हो गया, इसका ऋण मूलक ये हो गया, इसका धन मूलक ये हो गया और इसका ऋण मूलक ये हो गया। समझ में आ गई। धन मूलक तो सोडियम है, ऋण मूलक हाइड्रोक्साइड है, जटिल मूलक है। धन मूलक तो कॉपर है, ऋण मूलक सल्फेट आयन है, ठीक है ना। अब दोनों यौगिकों के मूलक ढूंढ लिए, मूलकों के परस्पर विनिमय से, परस्पर विनिमय का मतलब आपस में अदला बदली होनी है। आपस में अदला बदली कैसे होनी, देखो या को धन मूलक तो चले जाए या के ऋण मूलक के संग, और इसका धन मूलक आ जाए इसके ऋण मूलक के साथ, तो परस्पर अदला बदली है गई। अब अदला बदली करो, कॉपर के संग तो कौन है जोड़ो, हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम के संग कौन है जोड़ेंगे, सल्फेट है। यहाँ ध्यान रखेंगे पहले धन मूलक लिखना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट, जुड़ गए। समझ में आ गई बात। अब यहाँ यूँ सोच रहे होंगे कि साहब यहाँ तो दो लगा दियो और यहाँ दो लगा दियो, ई होए बेटा इनकी संयोजकता, का होए इनकी संयोजकता, ये ध्यान रखनी पड़ेगी हमने। कॉपर की +2 है, सल्फेट की -2 है, या की प्लस बने या की माइनस बने, तो ये -1 की संयोजकता को या के संग जब सूत्र बनाएंगे तो या की संयोजकता यहाँ पे चली जाएगी ना, और ऐसे ही +1 की संयोजकता वाले को सूत्र सल्फेट -2 के संग बनाएंगे तो सल्फेट की -2 की संयोजकता यहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो ये दो नए यौगिकन को निर्माण होयो कि ना होयो। अब बताओ यहाँ में दो पोत विस्थापन होयो कि ना होयो। एक बार विस्थापन तो सोडियम आ गो कॉपर की जगह पे, और दूसरे में आ गो सल्फेट कौन की जगह पे, हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पे। तो दो बार विस्थापन हो गया, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रही बात। इस अभिक्रिया का उदाहरण ये जो मैंने बनाए हैं ये आपको समझने के लिए बनाए हैं, तो आप लोग इनको हटा सकते हो। परीक्षा में हमको ये यूज़ नहीं करने, इस तरह से नहीं बनाने परीक्षा में हमको, ठीक है ना। तो मैं हटा रहा हूँ इनको, ओके। आपको सीधे सीधे ये अभिक्रिया लिखनी है। अब आप लोग इस अभिक्रिया का बैलेंस चेक करो, संतुलित हते के नाय। बैलेंस चेक करना है क्योंकि समीकरण को संतुलित भी तो करना होता है हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा। तो चेक करिए बेटा, कॉपर के कितने परमाणु हैं, एक। इधर कॉपर के कितने परमाणु हैं, एक, बराबर हो गया। अब देखो सल्फेट के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, एक। यहाँ पर सल्फेट के कितने परमाणु हैं, एक, ये भी बराबर हो गया। सोडियम का इस साइड में एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पे कितने परमाणु होएंगे, दो। तो यहाँ पर काई को गुणा कर दूँ मैं, दो को। अब दो तो सोडियम है पर दो ही कौन है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड हो इसको दो है, तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है ना। चलो और एग्जाम्पल लो दूसरो। सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप अभिक्रिया करा दो पोटेशियम क्लोराइड की, और इसके नए यौगिक बनाओ। क्या क्या बनेंगे चेक करो, जैसे मैंने ऊपर वाली अभिक्रिया में चेक करी, और इसी तरह से नए यौगिक बना के आप पीछे की साइड में लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो ई तो या को धन मूलक है गो, ई या को ऋण मूलक है गो, ई धन मूलक और ई ऋण मूलक। समझ में आ रही है ना बात। तो या के धन के साथ या ऋण ले जाओ, AgCl प्लस, या के धन के साथ या के ऋण ले आओ, KNO3। सबन की संयोजकता एक एक है, या हमारे इसको कोई परिवर्तन हमने ना करो। सिल्वर की +1, क्लोरीन की -1, पोटेशियम की +1, नाइट्रेट मूलक की -1। क्लियर है। ये दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है ना। ये रासायनिक अभिक्रिया भी किसका उदाहरण हो गई, द्विविस्थापन का। ये भी समीकरण कैसा है, संतुलित है, ठीक है ना। चलो मैं और लिख देता हूँ एक। बेरियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराओ, अभिक्रिया करा दो आप सोडियम
सोडियम सल्फेट के साथ करा दो, चलो ठीक है ना, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा दो। अब चेंज करो इनने, आप लोग खुद से चेंज करके देखो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। अभिक्रिया को चेक करके देखेंगे, समीकरण संतुलित अतः करना है। ये ऑलरेडी संतुलित भी है और ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो जाता है। तो ये उदाहरण आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया के यहाँ पर तमाम लिखे गए हैं। समझ में आ रही है ना बात? द्विविस्थापन की अभिक्रिया के तमाम उदाहरण आपने किस तरह से समझे हैं, ठीक है ना। देखो, Al2CO3 का होल थ्राइस, इसके साथ अभिक्रिया करा दो आप अमोनियम नाइट्रेट की। चलो, या को नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट। दोनों की अभिक्रिया कराओ, अभिक्रिया कराने के बाद इधर नए यौगिक बनाओ, क्या बनेगा? AlNO3 का होल थ्राइस प्लस अमोनियम कार्बोनेट, ये बनेंगे। अरे नाइट्रेट की संयोजकता -1, अमोनियम की +1, कार्बोनेट की -2, एल्युमिनियम की +3। समझ में आ रही है ना बात? अब भाई साहब इनको संतुलित कीजिए आप। देखो, एल्युमिनियम के 2, इधर 1, 2 को गुणा कर दिया, ठीक है ना, कर दिया ना। तो नाइट्रेट के कितने गए? पहले ही 3 आते, 3 दूनी 6 गए, नाइट्रेट के 6 गए। तो इधर नाइट्रेट के कितने हैं बेटा? 3 नहीं है, ये कहिए 6 को गुणा करना पड़ेगा ना। अब अमोनिया के अगर यहाँ 6 हैगे और नाइट्रेट के 6 हैगे, तो अमोनिया के कितने के? 2 ही। तो कितने को गुणा करूँ मैं? 3 को, 3 दूनी 6 गई अमोनिया, और कार्बोनेटो कितने कहेंगे? 3। इसको देखो, कार्बोनेट कितने के? 3। तो ये हो गया बेटा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के 4 उदाहरण आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, जिनको हमने संतुलित भी किया है। तो आप लोगों को इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं बनाना भी सीखना चाहिए और समीकरणों को संतुलित भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से नोट करो इनको और चेक करते जाओ, और आप खुद भी नए एग्जाम्पल बनाकर नई रासायनिक अभिक्रियाएं नोट करिए। और अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल बना लेते हो, अगर आप बना लेते हो, तो आप लोग मुझे वो सारे उदाहरण या तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, या कमेंट बॉक्स में अगर आपसे नहीं लिखे जाते हैं तो एक कागज़ पर आप उदाहरण बनाइए और उनका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो। मैं उनको चेक करके आपको बताऊंगा कि कौन सा उदाहरण आपका सही बना है और कौन सा नहीं बना है, ठीक है ना। तो कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने आप को चेक कर सकते हो और मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हो। तो इनको नोट करिए फटाफट से। अगली अभिक्रिया लेते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया की बात करें चौथे नंबर पर, तो कौन से लेंगे आपको? अपघटनी अभिक्रिया। अपघटनी लिख सकते हो, चाहे अपघटन लिख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। ये ध्यान रखना है। अपघटन का अर्थ क्या होता है बेटा? टूटना। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होगा? जो भी अभिकारक पदार्थ आप उपयोग में लेने वाले हो वो टूटेगा। अब अगर ये चौक मैं तोड़ रहा हूं, ये माना एक अभिकर्मक हो गया, और इसको मैंने तोड़ दिया,
तो तोड़ने के बाद इस चौक के ही तो दो भाग बनेंगे, यानी कि ये तो क्रियाकारक हो गया। अब ये टूट गया तो इसके दो क्या बन गए, उत्पाद बन गए, लेकिन वो चौक ही तो रहेंगे। यानी कि जिस अभिकारक को आप तोड़ रहे हो उस अभिकारक का टूटना जो होगा उससे जो प्राप्त होने वाले उत्पाद होंगे वो इसी के तो अवयवी पदार्थ होंगे। नए अवयवी पदार्थ थोड़ी आएंगे तुम्हारे पास, जिसको तोड़ रहे हो उसके ही तो भाग आएंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो अपघटन का अर्थ क्या होता है बेटा, टूटना। तो देखो अपघटन की परिभाषा हम किस तरह से लिख सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे अपघटन, और दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा उसको, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि अभिकारक के अंदर जो बंध बने हुए हैं वो तो टूटेंगे, अभिकारक के अंदर जो बंध बने हुए हैं वो टूटेंगे और दो नए नए छोटे अणु बन जाएंगे। जैसे देखो छोटा सा उदाहरण दें, ये दो कोई पदार्थ हैं, ठीक है ना, ये ए और बी, ई कोई एक अभिकारक है। अब अगर इसका अपघटन होता है तो इन दोनों के बीच में जो ये बंध होता है ये टूटेगा और बंध टूट जाएगा तो यहाँ पर दो छोटे छोटे अणु आपको मिल जाएंगे। भाई इस अणु की बजाय तो ये दोनों छोटे ही हैं, छोटे ही अतिक ना हैं, और वे ही अणु मिलेंगे जो या अभिकारक में उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ए बी अणु अभिकारक में उपस्थित हों और यहाँ तुमको सी मिल जाए, तो सी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो हमको ध्यान में रखना है कि अपघटन अभिक्रियाओं में अभिकारक के अंदर बने हुए बंध टूटते हैं जिससे दो नए छोटे छोटे यौगिक को हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो इसके उदाहरण को हम लिखते हैं, उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं हम। तो देखो बेटा, अपघटन करना है आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। लिख देता हूँ, चलो, पोटेशियम क्लोरेट। अगर यह पोटेशियम क्लोरेट है मैं गर्म कर दूँ तो ये ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। ये क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। और ये कौन सी गैस बन गई, ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि है पोटेशियम क्लोराइड की। तो पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करके हम ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को सिलेंडर के अंदर भरते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जिनको बोलते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में जो लगे होते हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट को अगर हमने यहाँ पर गर्म कर दिया तो ये दो पदार्थों में टूट गया ना, और दोनों छोटे छोटे अणु बने, एक ना बने। तो इन पोटेशियम क्लोरेट के अंदर जो बंध बने हुए थे वो टूटे हैं और बंध टूटने के बाद दो छोटे छोटे अणुओं का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। इसलिए इस अभिक्रिया को आप क्या बोल सकते हो, अपघटन। इसमें आपका जो एक अभिकारक है वो टूट गया दो छोटे छोटे उत्पादों में,
अब इस अभिक्रिया को आप संतुलित कीजिए। देखो ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 3 परमाणु हैं। बराबर करो तो ऐसी संख्या को गुणा करो इतकू और ऐसी संख्या को गुणा करो इतकू, जाते बराबर रह जाएं। तो देखो यहाँ मैं 2 को गुणा कर दूँ तो 3 दूनी 6 जाए, तो यहाँ मुझे क्या को करना चाहिए 3 को, 2 3 6 है गो। अब 2 को गुणा सबरे में है गो तो KClO कह के 2 2, तो यहाँ 2 को गुणा कर देंगे, है गो संतुलित। ठीक है ना। तो ये अपघटन अभिक्रिया हो गई। अब देखो अपघटन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार देख रहे हैं हम। ठीक है ना। पहली है विद्युत अपघटन। पहली अभिक्रिया को क्या बोल सकते हो आप, विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन को बोलते हैं हम बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। TRO, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन किसे कहेंगे और कैसे किस पदार्थ का हम क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। तो देखो जब किसी पदार्थ की द्रव या गलित अवस्था में, द्रव या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह पदार्थ अपने अवयवों में टूट जाता है। वो पदार्थ क्या हो जाएगा, अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाएगा और इसको ही क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत अपघटन कहते हैं, इसको ही कहते हैं। अब याक का जो उदाहरण ले भाई सब, विद्युत अपघटन कराना हो तुमने। देखो अगर यहाँ पर पानी ले लिया जाए, पानी द्रव अवस्था में, और इस पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए। जब पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पानी अपने आयनों में टूट जाएगा। जब पानी का विद्युत वियोजन होता है तो इससे हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन निकलते हैं। क्या क्या निकलेंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन निकलते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो होंगे, इन दोनों में वियोजित होता है ये। अब ये जो दोनों आयन हैं उस जल के अंदर घूमेंगे, वियोजित हो जाएगा, और जल के अंदर घूमेंगे तो घूमकर ये इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेंगे, और इलेक्ट्रोड के पास पहुंचकर ये कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और ये उदासीन होकर दोनों के दोनों धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर किसके रूप में उत्सर्जित होंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में। क्योंकि हम जानते हैं कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिलने से होता है, और पानी के अंदर ये दोनों गैसें 2:1 के रूप में मिली होती हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है ना। तो पानी के अंदर जैसे ही आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित देखो कैसे करते हैं हम। जैसे ये पानी ले लियो तुमने, या में
दो ये इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों इलेक्ट्रोडन को कनेक्शन कर दियो, कई थे बैटरी थे, और इसके अंदर भर दिया तुमने पानी। अगर ये धन इलेक्ट्रोड है और ये ऋण इलेक्ट्रोड है, जैसे ही हमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर जो ये जल भरा हुआ है इसका वियोजन स्टार्ट हो जाएगा, अपघटन स्टार्ट हो जाएगा, और अपघटन हो जाएगा, होने लगेगा तो धन इलेक्ट्रोड के ऊपर थे तो यहाँ तो कौन सी गैस आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस, और ऋण इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी गैस आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से या इलेक्ट्रोड पे है कि तो ऑक्सीजन गैस निकल भी लग पड़ेगी, या इलेक्ट्रोड पे है कि हाइड्रोजन गैस निकल भी लग पड़ेगी, और ये गैस जब तक निकलती रहेंगी जब तक पूरा पानी समाप्त तो नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब पानी का अपघटन हो रहा है, किसकी सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसको, विद्युत अपघटन। तो देखो भाई इसको संतुलित कर दो, ये संतुलित हो गया। अब अगर विद्युत अपघटन का इस तरह का और उदाहरण हम यहाँ लें तो दूसरा उदाहरण मैं देख सकता हूँ कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बना लें, नमक को पानी में घोल दो और नमक को पानी में घोलकर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। तो देखो इस नमक का क्या होता है, ये जो नमक होता है ये अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है, और इसके अवयवी पदार्थ कौन से होते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, सोडियम आयन सोडियम के रूप में और क्लोरीन गैस के रूप में ये टूट जाता है, और ये दोनों के दोनों कहाँ पर, विलयन के अंदर। ठीक है ना, या को मैं संतुलन कर रहा हूँ। अब इसमें देखो जो ऐसा ही उपकरण लेंगे तुम, इसी तरह के उपकरण में इलेक्ट्रोड लगाए हमने, तो जो धन वाला इलेक्ट्रोड है बातें तो कह रहे हैं हम का कैथोड के, और ऋण वाले थे का के एनोड। समझ में आ रही बात, सॉरी ऋण वाले थे तो कैथोड कहेंगे, धन वाले थे एनोड कहेंगे। तो बताओ इसमें कैथोड कौन है, ऋण वाला, पर कैथोड पर तो क्या लिखेगी, सोडियम निक्षेपित होता है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। ये विद्युत अपघटन हो गया किसका, सोडियम क्लोराइड का। इस विद्युत अपघटन को ध्यान से चेक करो, कैथोड और एनोड पर अलग अलग उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं दोनों पे। ठीक है ना, तो विद्युत धारा की वजह से अगर किसी पदार्थ का वियोजन होता है या अपघटन होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं बेटा इसका, विद्युत वियोजन हो गया। अब देखते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन किस तरह से होता है, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन। अब जैसे देखो छोटे छोटे अणुओं में टूटने पर क्या होता है, देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट को 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। ये अभिक्रिया है।
ठीक है, ये अभिक्रिया है। इसका समीकरण बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट गरम कर दो 473 केल्विन ताप पर, क्या निकाल दो CO2, तो बचेगा का कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकल गई। ये क्या हो गया ऊष्मीय वियोजन। अब या ऊष्मीय अपघटन, अब देखते हैं प्रकाश अपघटन। तीसरा इसका जो प्रकार होता है वो क्या होता है प्रकाश अपघटन, अपघटन अभिक्रिया का। प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, तो देखो जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। इसको बोलेंगे हम प्रकाश अपघटन। ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे HBr इसको हमने धर दिया सूर्य के प्रकाश में। HBr किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस दोनों बाहर निकल जाती हैं। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रख देते हो आप, HNu से दर्शाते हैं प्रकाश को, HNu, ये सिल्वर ब्रोमाइड को, तो बेटा ये सिल्वर के ब्रोमाइड के अंदर से ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है और सिल्वर बच जाएगा। अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो मैं एक प्लेट में रख के सूर्य के प्रकाश में रख देना तो केवल सिल्वर ही सिल्वर रह जाएगी, ब्रोमीन निकल जाएगी उसमें से। तो ये सब उदाहरण किसके हो गए, प्रकाश अपघटन के। तो देखो आज के इस टॉपिक में आपने अपघटन अभिक्रियाएं देखी और अपघटन अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार देखे, 3 प्रकार देखे ना, तीनों प्रकारों को यहाँ पर परिभाषित किया गया है और उनके उदाहरण भी आपको यहाँ पर लिखे गए हैं और द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब जो शेष बची अभिक्रिया हैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है।